बहुत बहुत स्वागत है भाई। सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। फिर शुरुआत कर रहे हैं आज की आपकी क्लास की। और गुड के स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। बताइए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? आपको ये बताना है बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर। इससे विद्यार्थियों के इस योग्य बनाना चाहिए। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? इसे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सकें। दूसरा है, इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थी की व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायक करे। तीसरा है, यह पर्यावरणीय सेवाएं और उत्पादों की चिंता करने में समझ होनी चाहिए। या चौथा, इससे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बहुत जल्दी से बताइए। सत्यम जी, आप उस वे में जा रहे हैं, लेकिन अगर पौधे पर पत्तियां ना होंगी तो क्या होगा? थोड़ा सा ये सोचिए सत्यम जी, ये सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अगर पौधे पर पत्तियां ना होंगी तो क्या होगा। यहां आप हाई स्टैंडर्ड पर मत जाइए। कक्षा 5 से नीचे के बच्चों की बात कीजिए, एनसीईआरटी के लेवल को लेकर बात कीजिए, तो उसमें ये टारगेट रखा गया है कि जो पत्तियां होती हैं पौधे का भोजन बनाने का काम करती हैं, और पौधे की अगर पत्तियां ना होंगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, और जब पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि नहीं होगी। इस टारगेट को लेकर इस क्वेश्चन को बनाया गया था। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। यहां पर ए और डी आ रहा है। इसे विद्यार्थियों को पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शायद ये हो सकता है डी। भरत जी ने कहा डी। पत्तियां नहीं आनी है, पत्तियां नहीं आनी है, ये हमें बताना है कि पत्तियां उस पर नहीं आनी है। पत्तियां नष्ट करने का मतलब है कि पत्तियां उस पर नहीं आनी है। इस टारगेट को लेकर चलना है आपको। ये नहीं कि आपने काट दिया तो ऐसे तो बहुत सारे पतझड़ पौधे अपने आप हो जाते हैं, पतझड़ हो जाते हैं, कई बार हम उन्हें काट देते हैं, तो वो पॉइंट नहीं है यहां पर। ठीक है, चलो यहां इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन बन जाते हैं, बस सामने वाले जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम बनाता है, वो किस टारगेट को लेकर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और आप किस टारगेट को ले रहे हैं, बस यही होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलो यहां इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? तो इसे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए, इस योग्य बनाना चाहिए कि पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सके। नहीं हो सकता। इसे ऐसा ज्ञान कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता करे। व्यावसायिक नहीं होगा। यह पर्यावरणीय सेवाएं उत्पादों की चिंता करने में समझ होना चाहिए। शायद। इससे विद्यार्थी को पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहां अगर इस क्वेश्चन के आंसर की देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति जागरूकता का विकास करे और उसके प्रति चिंता पैदा करे, उसके प्रति चिंता पैदा करे। इससे विद्यार्थियों में क्या होगा कि इस भावना का विकास करना चाहिए कि पर्यावरण सभी जीवों के लिए है और इसे संसार के सभी जीवों के बीच ईमानदारी से साझा किया जाना चाहिए। डी। चलो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर दे रहे हैं डी। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। दूसरा है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण करना। तीसरा है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण करना। या डी, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान करना। बताइए जैव उपचारण क्या मतलब होता है? जैव उपचारण। ठीक है, बहुत ही जल्दी से यहां पर इसका राइट आंसर आपके सामने आना चाहिए। क्या आंसर दे रहे हैं? बहुत ही स्पीड के साथ में आंसर। बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। जैव उपचारण
से क्या मतलब है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्पीड के साथ में सत्यम जी ने कहा है ये होगा इसका, पहले ही डन कर दिया। चलो हो सकता है, शायद मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन हम डी को भी देख सकते हैं थोड़ा सा। जैव उपचारण, भाई इसको भी तो समझ सकते हैं, जिनको पता नहीं है या पता हो तो इसको भी तो बोला जा सकता है, डी भी तो हो सकता है। ममता जी ने भी ये कहा है, चलो भरत जी ने भी ये कहा है, बी भी है, राजकुमार जी ने बी कहा है, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण करना। अब यहां जैव उपचारण की बात करते हैं, बायो रेमेडिएशन की बात करते हैं, तो इससे मतलब है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, और इसका प्रयोग समुद्र में तेल रिसाव से जो हानिकारक प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब तेल का रिसाव हो जाता है समुद्र में तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जैव उपचारण का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, यानी कि और इसका प्रयोग जो है तेल रिसाव से के जो हानिकारक प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेट की देवी का स्वागत है। क्या बात है भाई, कौन आ गए लेट की देवी, जल्दी से बताइए यहां इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? बहुत ही जल्दी से बताइए। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण, प्रकरण का नाम है ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सबसे श्रेष्ठ पाते हैं? यानी कि आप एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ईंधन के संरक्षण, और उसके लिए यहां पर 4 चीजें आपको दी गई हैं, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा आपका संसाधन होगा जिसको आप चुनेंगे, आपको यह बताना है। बहुत ही जल्दी से बताइए। ओहो, चलो कोई बात नहीं, तृप्ति जी कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद क्लास मिली है, चलो कोई बात नहीं। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, जो जल्दी से इसका राइट आंसर 150 का बी बी बी। चलो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। कक्षा में ईंधन संरक्षण को पढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम पोस्टर के द्वारा ही शिक्षा देना होगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि चित्र के माध्यम से समझने में जो बच्चा होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता है, चित्र के माध्यम से बच्चा बहुत ही अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसका राइट आंसर बी आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल झील, नदी, नालों और पोखरों के रूप में है, आपको ये बताना है। 0.36%, 22.4%, 72.2% या 80%? बताइए बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका आंसर आता हुआ यहां पर, बहुत जबरदस्त आंसर यहां पर आपका। बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी से। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल झील, नदी, नालों तथा पोखरों के रूप में है, यह आपको बताना है। पहला है 0.36 या 22.4% या 72.2% या 80%? तो बहुत ही जल्दी से, क्या बात है, 22.2%, क्या बात है। कहां पढ़ लिया भरत जी, भरत जी कहां पढ़ लिया? बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो ताजा जल है वो 1% से भी कम है। ताजा जल जो है नदी, नाले और उसमें जो पाया जाने वाला ताजा जल, झील, नदी, नालों और पोखरों के रूप में पाया जाने वाला, वो 1% से भी कम है। अब 1% से कम वाला ऑप्शन कौन सा है? यहां एक ही ऑप्शन है आपके सामने, तो इसी को सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1% से भी कम है, बिल्कुल। कई बार और तृप्ति जी कहने हैं कि क्लास 6 बजे से पहले नहीं हो सकती क्या, इस टाइम नेट इशू रहता है?
ओहो भाई, नेट की समस्या है भाई, ये नहीं कह सकते हम, देखो क्योंकि हमारा शेड्यूल जो बना हुआ है वो लगभग इसी टाइम का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भरत जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था आपको देखकर, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल भी गिल्टी फील ना करें। गलत हो रहा है तो, लेकिन हमने आंसर दिया तो है ना, दिया तो है, आज गलत दिया कल सही भी करेंगे, तो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, गलत आया सही आया आने दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः से ग्रामीण आवासों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः से ग्रामीण आवासों से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें, साधारण जीवन, निरक्षरता, हरियाली, भीड़, बस्तियां, बहुमंजिल इमारतें, कृषि, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अच्छी हवा, हरियाली, रोजगार के अवसर, बस्तियां, अंधविश्वास। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का सी, 70 आ गया है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70 आ गया है आपके सामने। जल्दी से गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके सामने, बहुत ही स्पीड के साथ में बताइए, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः ग्रामीण आवासों से संबंधित है? यानी कि यहां पर यह पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप ये जो बना हुआ है वो सबसे ज्यादा मेल खाता है, जो ग्रामीण इलाके हैं उससे जो सबसे ज्यादा मेल खाता है। सी, क्या बात है, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। कृषि, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त परिवार भी पाए जाते हैं गांवों में, बिल्कुल सही बात है। भूत प्रेत पर विश्वास भी ज्यादातर गांवों के अंदर किया जाता है, और अच्छी हवा भी वहीं मिलती है, अच्छी हवा भी वहीं मिलती है, बिल्कुल सही कहा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, निम्न में से इस गतिविधि का प्रभाव कौन सा होगा? हवा में छोटे कणों की बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, ध्वनि के स्तर में बढ़ोतरी होगी, या उपरोक्त सभी होगा? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? आजकल जो लोग हैं वो अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि कहीं भी जाएं फटाफट अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार सबको लेकर अपना पर्सनल गाड़ी से जाना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो इस कारण से निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, आपको ये बताना है, या वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। ऑल 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 ऑल, बहुत बढ़िया, ऑल बिल्कुल सही कहा। हवा में छोटे कणों की बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, और यहां पर ध्वनि के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल सही कहा, यानी कि सभी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तीसरी कक्षा के बच्चे को विभिन्न प्रकार की चोंच नामक विषय को पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा तरीका इस विषय को पढ़ाने के लिए उचित नहीं है? यहां पर नेगेटिव पूछा है, ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और यहां पर नेगेटिव पूछा गया है, यहां पर नेगेटिव पूछा गया है। ऑल 71 का 76 आ गया है भाई, क्वेश्चन 76 आ गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ें बड़े प्यार से और जल्दी से आंसर दें। देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। सुशील जी का भी डी आ चुका है, अब देखते हैं आगे क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, और देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है। सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो यहां आप लोगों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहां पर नेगेटिव पूछा है, पढ़ने के लिए उचित नहीं है। विद्यार्थी को नजदीकी पार्क में ले जाना पॉजिटिव बात है, बिल्कुल सही बात है, वहां जाएंगे चिड़ियों को देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। दूसरा 3D तस्वीरें दिखाकर अवधारणा को समझाना, बिल्कुल सही बात है। जब इमेज के माध्यम से हम दिखाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इफेक्टिव होता है इमेज के माध्यम से बच्चों को समझाना, पढ़ाना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावी वह होता है कि जब बच्चे अपने आंख से किसी चीज को देखते हैं।
ठीक, कानों सुने पर भी इतना भरोसा नहीं होता जितना आंखों देखे पर होता है। उसके बाद विशिष्ट उदाहरणों द्वारा मौखिक रूप की अवधारणा की व्याख्या करें। व्याख्या के द्वारा इतना ज्यादा नहीं सीखा जाएगा जितना इन सब में सीखा जाता है। विभिन्न पक्षियों के संरक्षित सिरों को देखने के लिए संग्रहालय ले जाना, तो ये भी बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट है इसका ऑप्शन नंबर सी, वो इसका गलत पॉइंट है, सबसे कम उचित है वो, और यही इसका राइट आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, जहां हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं वो पॉजिटिव होता है सबसे ज्यादा, और जिसको सिर्फ उदाहरणों के द्वारा सिर्फ बोलकर समझाना वो कम इफेक्टिव होता है। प्रीति जी डी नहीं, इसका सी होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। एनसीएफ के अनुसार ईवीएस को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ने का अर्थ क्या होगा, आपको यह बताना है। विद्यार्थियों के समूह में ईवीएस की सभी अवधारणाओं की शिक्षा देना, या ईवीएस का शिक्षण गणित की अवधारणाओं के साथ जोड़कर देना, या विज्ञान की अवधारणाओं के शिक्षण में भाषा पर बल देना, या विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ाना। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बताइए। जी ममता जी कहने मेरा फर्स्ट, क्या बात है ममता जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो यहां बात की गई है एनसीएफ की, और एनसीएफ के अनुसार ईवीएस को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाने का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। बहुत ही एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 के अनुसार ईवीएस कक्षा 1 से 5 तक के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन का एक एकीकृत रूप है, और इसका राइट आंसर भी जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान सामाजिक अध्ययन का एक रूप में पढ़ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ईवीएस की कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने का क्या लाभ है। ईवीएस की कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने का क्या लाभ है, क्या लाभ होगा विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको साझा किया जाए। तो देख रहे हैं आप लोगों के क्या आंसर यहां पर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपके यहां पर आते हुए। प्रत्येक छात्रा को शिक्षक के साथ जोड़ना, छात्रों का संप्रेषण कौशल का विकास करना, तीसरा प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना, चौथा विषय के ज्ञान को छात्रों के अनुभवों से जोड़ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अंजलि जी बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल तृप्ति जी आपकी समस्या को भी सुलझेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपने मैनेजमेंट टीम से और सबके साथ मिलकर ही, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल कहीं ना कहीं बना हुआ है, और देखता हूं मेरा अगर पॉसिबल होगा तो मैं क्लास को जरूर आपकी बैक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो ईवीएस की कक्षा में विद्यार्थी को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने का क्या लाभ है, तो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो बुक में आप पढ़ाने जा रहे हैं और उन्हें जो जानते हैं उन दोनों के ज्ञान को एक किया जाए, कोशिश की जाए, यानी कि विषय के ज्ञान को छात्रों के अनुभव से जोड़ना। जो भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं छात्रों के आधार पर ही हम आगे उस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने के अगर अर्थ की बात करते हैं तो कक्षा में उसके द्वारा सीखी गई नई अवधारणाओं को पुराने अनुभव से जोड़ना होता है। ठीक है, और इसीलिए एक अध्यापक के रूप में आपको विद्यार्थियों को कुछ भी नया सीखते समय उनके अनुभव प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इससे वो आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए ईवीएस की किताब में करके देखें और लिखें खंड को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना,
उनके लेखन कला का विकास करना, उन्हें घर पर व्यस्त रखना या उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। चलो चलो, बिल्कुल कोशिश करेंगे तृप्ति जी, चिंता ना करें, बिल्कुल मैं देख रहा हूं, बिल्कुल चिंता करेंगे, चिंता ना करें, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को समझने की। और यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ईवीएस की किताबों में करके देखें और लिखें। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट बिल्कुल स्पेशल है, हर किसी की समस्या हमारी अपनी समस्या है। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, बहुत ही बढ़िया राजकुमार जी, यहां पर आप लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हो सकता है ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो। ईवीएस की किताबों में कोशिश करो और लिखो, या करके देखो और लिखो, इसलिए शामिल किया गया है। क्यों? ताकि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका, ठीक है। इससे क्या होगा, वे खुद का अवलोकन और विश्लेषण की सहायता से अपने आसपास की चीजों के बारे में सीख सकते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर और डी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ईवीएस की अवधारणाओं के सामूहिक अधिगम का मूल्यांकन केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस की अवधारणाओं के सामूहिक अधिगम का मूल्यांकन केंद्रित होना चाहिए। परिणामों की सफलता पर, अंतर्वैयक्तिक गुणों पर, समूह में प्रत्येक बालक के कार्य पर, या समय जिसके अंतर्गत कार्य को पूरा किया गया है। बताइए जल्दी से। चलो जी, बिल्कुल ये लीजिए, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल साइड में हूँ भाई, मैं समझ गया। समस्या होती है, क्वेश्चन पूरी डिस्प्ले पर होता है तो समस्या होती है, आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। चलो पढ़ लीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों का आंसर सी, समूह में प्रत्येक बालक के कार्य पर। क्वेश्चन को समझें, एक बार फिर से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ें। ईवीएस की अवधारणाओं के सामूहिक अधिगम का मूल्यांकन केंद्रित किस पर आधारित होना चाहिए? सामूहिक अधिगम का मूल्यांकन केंद्रित किस आधार पर होना चाहिए, यह आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझें थोड़ा सा, एक बार मेरे कहने से पढ़िए। हाँ जी, सत्यम जी कह रहे हैं बी सही है। चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, बिल्कुल सही कहा सत्यम जी, आपका ही आंसर सही है, बाकी सब लोग लुढ़क गए हैं। बी ही इसका आंसर सही है। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार दोबारा से, क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि सामूहिक अधिगम के मापन में विद्यार्थियों के अंतर्वैयक्तिक गुण हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सहयोग करना, दूसरों की परवाह करना, अंत्यक्रिया का ढंग, अनुभव को साझा करना, पहल करना, कार्य की पूर्णता पर बल देना, ठीक, ना कि उसकी सफलता लगने वाले समय या प्रत्येक बच्चे के कार्यों पर, ना तो उसके सफलता पर, ना उसके कार्य पर। और क्या इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि सामूहिक गतिविधि का मापन बच्चों की कमजोरी, शक्तियों की जो होती हैं उनको अधिक स्पष्टता से पहचान कर सकता है, उनकी अधिक स्पष्टता से पहचान कर सकता है। और इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए जी। बिल्कुल, एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थियों को जागरूक करने तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए ईवीएस के शिक्षक को कौन सा उपागम अपनाना चाहिए? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय, घरेलू से स्कूली या स्कूली से घरेलू।
बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बिल्कुल साइड हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल साइड में हूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां इस क्वेश्चन को लेकर। और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थियों को जागरूक करने का तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए ईवीएस के एक शिक्षक को कौन सा उपागम अपनाना चाहिए। और इसका राइट आंसर आप दे रहे हैं बी आ रहा है, सी आ रहा है, बट अभी हमें पता नहीं है क्या होगा। घरेलू से स्कूली नहीं होगा, घरेलू से स्कूली नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी जो है वो बिल्कुल शायद राइट आंसर हो, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ के द्वारा जो निर्धारित ईवीएस शिक्षण का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक क्षमता और उपाय कुशलता का विकास करना भी है, और उन्हें परिवार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की सामाजिक प्रक्रियाएं और मुद्दों के बारे में जिज्ञासु बनाया जाए। परिवार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर सबसे लास्ट ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर आ रहा है, तो इसलिए इसमें वो राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये भी आप जानते हैं कि बालक सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सीखता है। जो स्कूल से जो सी दे रहे घरेलू से स्कूली जिस ऑप्शन को दे रहे हैं, तो वो यहां पहले पॉइंट को देख रहे हैं, लास्ट स्कूल पर एंड नहीं होता, स्कूल पर एंड नहीं होता है, इसलिए इसमें इस ऑप्शन को नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां स्कूल पर एंड नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय तक। ठीक है, यानी कि अपने परिवार से बच्चा सीखता है, उसके बाद अन्य चीजों के बारे में सीखता है, उसमें सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के बारे में संवेदनशील बनाया जाए, और उसके बाद समाज की समस्याओं के बारे में उसका व्यवहार जो है बदला जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ममता जी ने कहा बी इज राइट आंसर, थैंक यू ममता जी। और यहां पर तृप्ति जी ने आज टेलीग्राम में भी लिखा था कि फाइनली आज हम टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो ही गए, ढूंढ कर हमें आज मिल ही गया। चिंता न करें, रखेंगे हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी भूमिकाएं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से मेल नहीं खाती। यहां भी नेगेटिव में पूछा, यह समझ लीजिएगा, मेल नहीं खाती। सामाजिक, नागरिक और संस्कृत मूल्यों का विकास करना, पाठ्यक्रम से अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करना, सहज ज्ञान के विकास के लिए एजेंट की भूमिका निभाना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, डी, राजकुमार जी ने कहा डी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। पाठ्यक्रम गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिन्हें कक्षा के अंदर या बाहर किया जाता है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिन्हें कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर किया जाता है। क्लास रुक रही है, नहीं रुक तो नहीं रही, अच्छा तृप्ति की रुक रही है, अच्छा। बी को भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, यहां पर नेगेटिव पूछा है, और ये जितनी भी गतिविधियां होती हैं ये पाठ्यक्रम गतिविधि वे गतिविधि होती हैं जो स्कूल के अंदर और बाहर कराई जाती हैं या की जाती हैं, वे गतिविधियां पाठ्यक्रम गतिविधियां होती हैं। ठीक, और यहां पर ये जो गतिविधियां होती हैं वे जो पाठ्यक्रम होता है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त कराती हैं, पाठ्यक्रम से ही संबंधित ज्ञान प्राप्त कराती हैं जो पाठ्यक्रम में ही होता है, और उसको रुचिकर बनाने में भी सहायक होती हैं। ये पाठ्यक्रम गतिविधि नए नए तरीके से आपको सिखाना, किसी खेल कर सिखाना, किसी को नाच कर सिखाना, किसी को गा कर सिखाना, किसी को टूर पर ले जाकर सिखाना, ये गतिविधि उसको और रुचिकर बनाती हैं, नए ढंग से चरित्र निर्माण करने में भी मददगार होती हैं, और ये अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने में सहायक नहीं होती। ये पाठ्यक्रम गतिविधि जो है, जो हम पाठ्यक्रम से सीख रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ये सहज ज्ञान के विकास के लिए एजेंट की भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये सपोर्टिंग की भूमिका निभाते हैं। पाठ्यक्रम गतिविधि सामाजिक नागरिक संस्कृति मूल्यों का विकास करती हैं ये, क्योंकि जब हम इनके द्वारा समाज का ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, इन गतिविधियों के द्वारा समाज का भी सामाजिक ज्ञान भी हमें मिलता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान कराती हैं। जब हम समाज के अंदर जाकर ये गतिविधियां देखते हैं, गतिविधियां करते हैं वहां पर, लेकिन ये सब पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं और ये अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करना इसमें नहीं होगा, इसका नेगेटिव होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। मुख्य रूप से ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों में उपलब्ध सर्वेक्षण करें और लिखें की विशेषता अधिगम की प्रक्रियाओं में छात्रों की किस प्रकार सहायता करती है। आपको यह बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके, बताइए जल्दी से। कल एक कैंडिडेट हमें कह रहे थे कि मुझे तो बड़ा अच्छा हो अगर इनके लाइव क्लासें बंद हो जाए। मुझे कल एक कैंडिडेट कह रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी हो कि अगर ये लाइव क्लास बंद हो जाए। हमारे मम्मी हमें चाय तक बनाकर नहीं देती हैं अपनी इन लाइव क्लास के चक्कर में। अब देखिए कौन हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उन्हें अन्वेषण के साथ अपने आसपास के वातावरण बेहतर तरीके से समझाने में, समझाने में। दूसरा है जमीन पर समंगकों के संग्रह में बेहतर बनाने में उनकी सहायता करने में। तीसरा व्यवहारिक कौशल विकसित करने में उनकी सहायता करने में। और चौथा है अपना लेखन कौशल सुधारने में। और यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सर्वेक्षण करें और लिखें कि जो सुविधा छात्रों को अपने परिवेश में अन्वेषण करना और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करती है। उन्हें पर्यावरण के जो रुझान है, जो समस्याएं हैं, जो आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा करने का अवसर देती है। और इसका राइट आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। किसी चुने गए विषय पर नारा लेखन किस प्रकार छात्रों की सहायता करता है। किसी चुने गए विषय पर नारा लेखन किस प्रकार छात्रों की सहायता करता है। पहला है इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक दबाव कम करके। दूसरा प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा बढ़ाकर। तीसरा है जागरूकता के साथ रचनात्मकता बढ़ाकर। और चौथा स्कूल के समय में और अधिक मजा लाकर। बताइए चुने गए विषय पर नारा लेखन किस प्रकार छात्रों की सहायता करता है। सी बहुत ही बढ़िया। 77 का सी बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आंसर, बिल्कुल सही कहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों? जैसे कि पानी की कमी, या तो पानी की कमी ले लो या वनों का संरक्षण ले लो, कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं। इस विषय पर नारा लेखन करना पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाता है, यानी कि जागरूकता लाता है। साथ में उन्हें हल करने के लिए चिंता लाता है। और जब हम नारा लिखते हैं नए नए तरीके से तो हम वो एक रचनात्मकता बढ़ती है हमारी, ठीक है, उसमें भी सहायता करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने, बहुत ही बढ़िया आंसर। बताइए कक्षा में शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। आपके घर या स्कूल के निकट कोई झील या कुआं है, वहां आए और उसके संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। झील या कुआं जितना पुराना है और उसकी वर्तमान स्थिति है, इसके पीछे कारण क्या है, किसने उसे बनाया था, छात्रों से इस तरह के प्रश्न पूछने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। बताइए जल्दी से। स्कूल के समय के बाद छात्रों को व्यस्त रखना, समग्र एकत्रित करने के कौशल का विकास करने में छात्रों की सहायता करना, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आसान बनाना, या आसपास के परिवेश की चीजों के बारे में जानना और उनके संरक्षण के लिए सजगता लाना। बताइए जल्दी से क्या होगा। 78 का डी, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर आपका। और बाकी देख रहे हैं सब लोगों का क्या आ रहा है। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
शैलेंद्र जी भी बहुत दिन बाद दर्शन दिया है शैलेंद्र जी ने, क्या बात है। यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, यानी कि आपके घर या स्कूल के निकट कोई झील या कुआं है, वहां आए और उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करें। झील या कुआं कितना पुराना है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, उसे किसने बनाया। तो ये सारी चीजें छात्रों से इस तरह के प्रश्न पूछने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। तो इस तरह के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है, आसपास के परिवेश के साथ जो सक्रिय अंतःक्रिया है उसमें छात्रों को जोड़ना है, उसमें छात्रों को जोड़ना और इस समस्या के लिए चिंता पैदा करना है और आसपास के परिवेश की चीजों के बारे में जानना और उसके संरक्षण के लिए सजगता लाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, कल से आए हैं आप? ओहो, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका शैलेंद्र जी। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। बिजली का बिल दिखाने और कक्षा में उस पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली का बिल दिखाना और कक्षा में उस पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञात कराना कि उनके बिल की राशि का भुगतान कर दिया गया है, छात्रों को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने के मूल्य संबंधी चिंता सिखाने जिन्हें हम उपयोग करते हैं। तीसरा है छात्रों को उन चीजों के संपर्क में लाना जिनके संपर्क में आने से वे दैनिक जीवन में आते हैं। चौथा है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली रोजमर्रा की नीरस सामग्री में परिवर्तन लाना। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सी सी सी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो छात्रों को बिजली का बिल दिखाने का जो यहाँ मुख्य उद्देश्य है, ऐसी चीजों के बारे में सीखने में सहायता मिलती है जिसके संपर्क में वो दैनिक जीवन में रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। और बिजली का बिल देखकर छात्र बिल में जितनी भी चीजें होती हैं, कौन कंपनी का उपयोग कर रहा, जो उपयोग करता है उसके बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, उस पर जितनी भी चीजें मेंशन होती हैं उनके बारे में छात्र आसानी से सीख लेगा। बिल्कुल अंजलि जी, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी कह रही है कि वेलकम टू न्यू गाइज, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और तृप्ति जी ने भी देखो कितना बड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने आता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने का सही तरीका है? आपको यह बताना है छात्रों का आकलन करने का सही तरीका क्या होगा, आपको इसको बताना है। क्या बात है, प्रियांशी जी ने तो गिफ्ट भेज दिए हैं भाई। वेलकम टू ऑल नित्या क्लासेस, क्या बात है, चॉकलेट और गिफ्ट बट रहे हैं यहाँ पर सभी नए साथियों के लिए भाई, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने का सही तरीका है, आपको यह बताना है। पहला, छात्रों के पिछले आकलन रिकॉर्ड के साथ तुलना करना। दूसरा, छात्रों के प्रदर्शन समग्र पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, साप्ताहिक और मासिक औपचारिक परीक्षाएं या छात्रों का सतत अवलोकन करना। बताइए जल्दी से। बताइए भाई, यहां क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से बताइए। डी 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 डी, क्या बात है, छात्रों का सतत अवलोकन। सतत अवलोकन क्या होता है बताइए भाई। सी, जो लोग डी दे रहे हैं वो बताइए सतत अवलोकन क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। डी दे रहे हैं, बी होगा, बी, सत्यम जी ने कहा बी होगा। जो लोग बी कह रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन समग्र पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन समझे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने का सही तरीका है, आपको यह बताना है। और प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए
प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए तो छात्रों का बार बार औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से आकलन नहीं किया जाना चाहिए। बार बार बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा, इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। वही मैं जानना चाह रहा था कि देखते हैं क्या इसके लिए कहते हैं। क्या बात है, सैनिटाइजर भी भेजा अरविंद जी ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अपने कंफ्यूज से भटके ना, बिल्कुल सतत छात्रों का सतत अवलोकन यानी कि उनका लगातार अवलोकन किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का बार बार औपचारिक परीक्षा के माध्यम से आकलन नहीं किया जाना चाहिए, इसकी बजाय उनका लगातार अवलोकन किया जाना चाहिए, उनका लगातार अवलोकन किया जाना चाहिए और उन सभी कार्यों के लिए आकलन किया जाना चाहिए जो वे स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर जो भी गतिविधि करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा, इसका राइट आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा बस मैं पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के साथ साथ मैं देखना चाहता हूं जो आंसर आप कर रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंस है आपको क्वेश्चन पर या नहीं है आपको अपने आंसर पर, वो भी जगाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जल्दी से बताइए। थैंक यू तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा 3 में ईवीएस के घंटे में सोहाना गाना गाकर छात्रों को दाएं बाएं के बारे में सिखाती है, वह अधिगम के किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है, आपको यह बताना है। वो अधिगम के कौन से दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है? छात्रों के अभिनय कौशल को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों में विविधता की आवश्यकता पूरा करने के लिए, गायन कौशल को बढ़ावा देने के लिए या दिलचस्प तरीके से सिखाने के लिए? जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर, और लाइक जरूर कीजिए, अगर पसंद आ रही हो क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा। और यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कक्षा 3 में ईवीएस के घंटे में सोहाना गाना गाकर छात्रों को दाएं बाएं के बारे में सिखा रही है और वह अधिगम के किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है। यहां पर देखते हैं, राजकुमार जी ने कहा 81 का बी, छात्रों के अभिनय कौशल को बढ़ावा देने के लिए। क्या बात है, चलो और देखते हैं। शालिनी जी ने कहा ए होगा, चलो देखते हैं, ए होगा, छात्रों के अभिनय कौशल को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों की विविधता को पूरा करने के लिए, गायन कौशल को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्चा पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता है, यहां कक्षा 3 का बच्चा है, कक्षा 3 का बच्चा है, उनको खेल खेल में सिखाना है, उनको खेल खेल में सिखाना है, उनको इंटरेस्ट के साथ सिखाना है, उनको मनोरंजन के साथ सिखाना है। तो उनको सिखाने का, जैसे खेल खेल में सिखाना, बच्चे को छोटे को सिखा दिया जाता है 1 से 3 तक, ऐसे ही यहां इसमें भी जब बच्चे को बताना चाहती हैं तो वो एक कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या एक डांस के माध्यम से, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट बनता है उसके माध्यम से यहां बच्चे को सिखाया जाता है। यानी कि उसको जो भी पाठ्यक्रम है उसको दिलचस्प तरीके से बताना, नए तरीके से बताना, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े उसको सीखने के लिए। और यहाँ पर इस सीख कौशल का विकास किया जा रहा है, यानी कि दिलचस्प तरीके से सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आपके सामने आता हुआ, बताइए बहुत जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड पकड़े क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं अभी। मानचित्र में प्रयुक्त तरीकों से कक्षा 3 के छात्रों को परिचित करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, आपको यह बताना है बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। मानचित्र में प्रयुक्त तरीकों से कक्षा 3 के छात्रों को परिचित करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, प्रतीक के वास्तविक जीवन के अवलोकन के कुछ प्रश्नों की शुरुआत करना और सचित्र वर्कशीट में उनका पता लगाने के लिए बच्चों को निर्देश देना। दूसरा, कक्षा की दीवार पर लटके रहे भारत के मानचित्र पर बनाए गए प्रतीकों की नकल करने के लिए कहना, या छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रत्येक प्रतीक का अर्थ समझाने के लिए कहना, या उन्हें विश्व का मानचित्र दिखाना और अपने दम पर खुद उसे पढ़ने के लिए कहना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। शुभम सर कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन है, बताइए शुभम जी।
शुभम जी कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। या A1 कह रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन कह रहे हैं या A1 कह रहे हैं बता दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और एक A1 कह रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बता दीजिए। और मानचित्र में प्रयुक्त प्रतीकों के से कक्षा 3 के छात्रों को परिचित करने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, आपको यह बताना है। और यहां इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो प्रतीकों के वास्तविक जीवन के अवलोकन से कुछ प्रश्नों की शुरुआत करना और सचित्र वर्कशीट में उनका पता लगाना, बच्चों को निर्देश देना सबसे बेस्ट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो सचित्र वर्कशीट होती है, बिल्कुल जहां पर वास्तविकता आ जाए, बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमार जी, जहां पर वास्तविकता आ जाए और वास्तविक जीवन से संबंधित आ जाए, आंसर वही बेस्ट होता है। बिल्कुल सही है, सही पकड़े हैं भाभूति जी, सही पकड़े हैं बिल्कुल। और बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि बच्चे जो है चित्र के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से, मॉडल, मानचित्र, इन सभी चीजों की जानकारी जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उसकी सहायता से आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। बताइए, ईवीएस शिक्षक किस प्रकार की विभिन्न जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों को ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्हें कक्षा में सीखा है। ईवीएस का शिक्षक किस प्रकार की गतिविधि जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों के ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है। पहला, जानवरों के विषय और औपचारिक कक्षा पर परीक्षा लेकर। दूसरा, प्रत्येक छात्र को बुलाकर उसे जानवरों से संबंधित सभी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताने के लिए कहकर। तीसरा है, उन जानवरों का चित्र बनाने का ग्रह देकर जिसे उन्हें कक्षा में सीखा और उसका आकलन करके। या मौखिक प्रश्न चक्र के बाद कक्षा में पढ़ाए गए जानवरों के कागजी रूपों को प्रदर्शनी आयोजित करके। तो शायद इसका तो समझ गए होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू तृप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये मेरी क्लास के डेली क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, जितने भी पुराने सेशन मेरे उठाकर देख लीजिए, बहुत ही रेयर केस में मेरे क्वेश्चन मैचिंग करते हैं आपस में। और ये सब कुछ नहीं है, वही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन वही है, बुक वही है, क्वेश्चन भी वही है, बुक वही है, बस क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। वही टेक्निक आपको आनी चाहिए और वही मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को कितने ही तरीके से घुमाया जाए लेकिन फिर भी आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। यहां पर बी और सी आंसर आ रहा है, आपका बी और सी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, कंफ्यूज है थोड़ा सा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए भाई, एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने से एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अलग हूं मैं। राजकुमार जी एक बार पढ़िएगा जरूर। अभी बात कर रहे थे, जब बच्चा अपनी आंखों से देखता है, अपने आप से करता है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अपने आंखों से देखना और अपने आप जिसमें इन्वॉल्व बच्चा हो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और यहां पर क्या होगा, ईवीएस शिक्षक किस प्रकार की गतिविधि जानवरों के बारे में कक्षा 3 के छात्रों को ज्ञान का आकलन कर सकता है जिसे उन्होंने कक्षा में सीखा है। तो जानवरों के विषय पर औपचारिक कक्षा परीक्षा लेकर ये तो नहीं होगा। विज्ञान प्रदर्शनी जो लगाई जाती है, यहां इसके आंसर के लिए बिल्कुल अज्जू शेख जी कह रहे हैं, बिल्कुल बी को कॉन्फिडेंस के साथ में, प्रत्येक छात्र को बुलाकर उसे जानवरों से संबंधित सभी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताने के लिए। यहां भी रट्टा, बच्चे को यहां पर भी उसने इतना नहीं सीखा है जितना प्रेशर आप उस पर यहां इस क्वेश्चन में डाल रहे हैं। हो सकता है बच्चे ने ना सीखा हो इतना, अगर इसकी बात करते हैं, हो सकता है बच्चे को इतना समझ ना आया हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात बताना है आपको, कैसे आकलन करना है। ये क्या है बेटे, कलम, ये क्या है रिमोट, ये क्या है मोबाइल, ये क्या है डायरी। तो ऐसे ही आपको सिखाना है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सी होगा, क्या कह रहे हैं, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जब
फंसते हैं आप लोग। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने चाहिए। जहां इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, विज्ञान प्रदर्शनी स्वयं निर्मित जितने भी रेखा चित्र हैं उनका कागजी रूप में मॉडल बनाकर, मॉडल के माध्यम से विज्ञान के अपने अधिगम को व्यक्त करने के लिए छात्रों के लिए एक मंच होता है। और इससे क्या होता है, इस तरह की गतिविधि छात्रों में स्वाभाविक जिज्ञासा और कल्पनाशीलता को जन्म देती हैं और उन्हें रचनात्मक और नई क्षमताओं की दिशा दिखाती हैं। और यहां क्वेश्चन में दिखा गया है, मौखिक प्रश्न चक्र के बाद जो आपने मौखिक रूप से पढ़ा, उसके बाद पढ़े गए जानवरों के कागजी रूपों में प्रदर्शनी आयोजित करके, यानी कि उनके कागज के कोई गाय बना दी, कोई घोड़ा बना दिया, कोई बकरी बना दी, इस तरीके से काट काट कर कैंची से, और बच्चों को दिखाया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इन चीजों को विज्ञान प्रदर्शनी जो लगाई जाती है, किताबों के अंदर जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, वो यहां पर वो दिखाया गया है। यहां पर जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया विज्ञान प्रदर्शनी इसमें सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पर छात्र इन्वॉल्व होता है और अपनी आंखों से सबसे ज्यादा देखता है। ठीक है। मोहम्मद शमीम जी कैसे गुस्सा आ गया, क्या बात है, उन्होंने तो शेर भेड़िए भेज दिए भाई, हमें तो डर लग गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन होता कुछ है और दिखता कुछ है, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो हमें देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से किस विकृति में बच्चे अन्य लोगों के साथ संवाद और बातचीत करने में असमर्थ होते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। एलेक्सिया, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, भीड़ से डर लगना, बताइए। (84) का बी। मोहम्मद समीर जी कह रहे हैं रियलिटी से जोकर। किसको जोकर बता रहे हैं समीम जी, कहां जोकर आ गया भाई, हमें भी बता दीजिए। समीम जी बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किस विकृति में बच्चे अन्य लोगों के साथ संवाद और बातचीत करने में समर्थ होते हैं, आपको ये बताना है। और वो क्या कहा जाता है उसको, जब बच्चे बात करने में और लोगों के साथ बात करने में वो असमर्थ होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी से यहां इस क्वेश्चन का आंसर, भाई थोड़ा सा स्पीड पकड़े, जल्दी से स्पीड के साथ में, यहां पर आंसर आ रहा है डी। अच्छा, मोहम्मद समीम जी कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन कहां से लेते हैं। मोहम्मद समीम जी क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं है, आपकी बुकों से क्वेश्चन है बस। भाई आपके पास वही लगभग बुक, किसी के भी पास होगी, लगभग वही बुक है जिसमें मैक्सिमम, अपनी बुक को कभी कोई सी भी बुक देख लीजिएगा, मैक्सिमम 300 पेज होंगे। कोई भी ईवीएस की बुक उठा लीजिएगा, मैक्सिमम 300 पेज की आपके पास बुक होगी। और इस 300 पेज की बुक से पिछले 10 साल से 10 ईयर से आपके एग्जाम आ रहे हैं। और साल में 2 बार सीटेट होता है, एक बार यूपी टेट होता है, आपके एमपी टेट होता है, आर टेट होता है, बी टेट होता है, पी टेट होता है, एच टेट होता है, सारे वही टेट हैं। और पिछले लगातार 10 साल से इसी में से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। बस क्या होता है कि क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, वही क्वेश्चन है और वही ट्रिक आप लोगों को सीखनी है। वही ऑटिज्म कहते हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका, ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑटिज्म यानी कि ऑस्टिक बच्चा जो होता है वो अन्य लोगों से संवाद स्थापित करने और बातचीत करने में असमर्थ होता है, और इसका राइट आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और वही जो बुक है आपकी 300 पेज की, उसी में से हर साल, और अगर आप कभी भी देख लिए, कभी को क्वेश्चन आपको मैच नहीं किया होगा, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं हर बार नया क्वेश्चन आता है, कहीं से भी घुमाया जाए क्वेश्चन को, बस उसे ही घुमा दिया जाता। और यही चीज मैं आप लोगों को सिखानी चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जल्दी से। ईवीएस की कक्षा में एक विशेष प्रसंग पढ़ाने के लिए परिचर्चा की सहायता उपयोग करने वाले शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको वही टेक्निक, ट्रिक सीखनी है, बस किस तरीके से एक क्वेश्चन आता है।
ये प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, ठीक है। किसी भी मायने में अपनी बात सही साबित करने के लिए छात्रों को समर्थ बनाना, एक दूसरे की कमियां उजागर करने के लिए छात्रों हेतु मंच उपलब्ध कराना, तीसरा सीमित समय अवधि में प्रसंग पूरा करना और छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन जागृत करना। ईवीएस की कक्षा में विशेष प्रसंग पढ़ाने के लिए परिचर्चा सहायता का उपयोग करने वाले शिक्षक का उद्देश्य क्या है। जो परिचर्चा यहां पर की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है, आपको यह बताना है। और यहां इस क्वेश्चन के पहला ऑप्शन है किसी भी मायने में अपनी बात सही साबित करने के लिए छात्रों को समर्थ बनाना, या एक दूसरे की कमियां उजागर करने के लिए छात्रों हेतु मंच उपलब्ध कराना, या सीमित समय अवधि में प्रसंग पूरा करना, या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन जागृत करना। और यहां पर बिल्कुल बहुत बढ़िया राजकुमार जी, बहुत ही जबरदस्त आंसर आपका। बाबा यादव जी ने भी कहा है इसका राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आंसर आप लोगों के। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल डी इज राइट आंसर, क्योंकि चर्चाएं जो होती हैं आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं, और चर्चा करते समय शिक्षक ये दिखाकर अपने छात्रों के साथ संबंध विकसित करता है कि उनके प्रयासों की सराहना करता है, ठीक है, और उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को रखने के लिए एक चुनौती भी देता है। तो इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, आप बताइए विश्व में महाद्वीपों के बारे में समझाते हुए ग्लोब का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए जल्दी से, ग्लोब का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको यह बताना है बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर यहां पर। और जो क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो भाई क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में महाद्वीपों के बारे में समझाते हुए ग्लोब का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना। दिशाएं समझाना, छात्रों में उत्सुकता जगाना, स्थान की दूरी की गणना करना, या छात्रों की कल्पनाशील शक्तियों का विकास करना। और बहुत ही राइट आंसर आपका बिल्कुल यहां पर आपका आता हुआ स्थान दूरियों की गणना करना। हो सकता है 1%, केवल 1% संभावना है इसकी, हो सकता है, अभी हो सकता है, इसको भी मान सकते हैं। अभी 90% कहीं छिपा हुआ है। 1 दिशाएं समझाना नहीं होगा। छात्रों में उत्सुकता तो होगा ही नहीं। ग्लोब को जो कक्षा में उपयोग किया जाता है वो सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, वो सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ग्लोब को सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लोब जो है पृथ्वी की एक त्रिआयामी मॉडल होता है। जो ग्लोब है पृथ्वी का एक त्रिआयामी 3D मॉडल होता है, ठीक है। और शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ग्लोब का उपयोग करना शिक्षण को प्रभावी बनाता है। भाई ग्लोब का अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो शिक्षण को प्रभावी बनाएगा, क्योंकि वो एक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। और इससे पृथ्वी के आकारों, ध्रुवों के अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और विशेषताओं के संबंध में छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। सी इज करेक्ट नहीं होगा प्रियांशी जी, इसका डी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम बच्चे को सिखाते पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, और वो सोचता है कि कैसी गोल है। अब पृथ्वी का ग्लोब दिखाते हैं हम वहां बच्चे को, फिर हमने दिखा दिया ग्लोब। जब हमने वहां बच्चे को ग्लोब दिखाया है, रखा हुआ है कि वाकई में, फिर बच्चा कहता कि वाकई में पृथ्वी गोल है, और फिर उसमें अनेक तरीके की बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। फिर वो क्वेश्चन करता है, सर जब ये ऐसी गोल है तो हम इससे गिरते क्यों नहीं है, फिर ये घूमती कैसे है। तो ये इस तरीके की जिज्ञासा बच्चों के मन में जागती है। फिर इस तरीके की जिज्ञासा जो है बच्चों के मन में उत्पन्न होती है, ठीक है। और बच्चा कल्पना करता, सोचता रहता मन मन में कि
ऐसा क्या है कि भाई पृथ्वी है, गोल है, तो ऐसी होगी, और इस पर हम ऊपर हैं तो हम फिर किस साइड में हैं, फिर भारत कहाँ है इसमें, फिर इंडिया, इसमें दूसरे देश कहाँ हैं। तो इस तरीके की चीजें यहां पर अपना टाइम आएगा जी, बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं, क्या बात है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, मैप है, ग्लोब की बात की गई है, अगर मैप की बात की जाती, मैप मानचित्र की अगर बात की जाती तो सी आंसर था। अगर यह ग्लोब की जगह मैप का उपयोग किया जाता तो सी आंसर था। स्थान दूरियों की गणना करने में मैप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर निम्नलिखित में से कौन से साधन छात्रों के सापेक्ष स्थिति को समझ और उन्मुखीकरण की उपेक्षा करते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से साधन छात्रों के सापेक्ष स्थिति की समझ और उन्मुखीकरण की उपेक्षा करते हैं? और पहला है फ्लैनल पट और श्वेत पट, दूसरा है फ्लैश कार्ड और पहेलियां, तीसरा है हरा पट और OHP, चौथा है स्थानीय और विषयगत मानचित्र। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन से साधन छात्रों की सापेक्ष स्थिति की समझ और उन्मुखीकरण की अपेक्षा करते हैं? आपको यह बताना है। कोई बात नहीं राजकुमार जी, देखो राजकुमार जी ऐसी कोई बात नहीं, राजकुमार जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता है, क्वेश्चन बड़े, भाई यही चीज तो हमें समझनी है, यही चीज तो हमें ढूंढनी है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वही टेक्निक, वही ट्रिक हम घुमा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी बुक के हैं, क्वेश्चन आपकी किताबों से ही लिए गए हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लाया हूं। बस उन्हीं को किस तरीके से, कितने तरीके से मैं आपको पेश कर सकता हूं, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से, 20 तरीके से, कितने तरीके से घुमाया जा सकता है, वही ट्रिक होती है। और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी में भी मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने 5 लाइनें पढ़ी हैं, 5 लाइन, तो 5 लाइन में से उल्टे सीधे आड़े तिरछे जैसे भी हो, गलत हो, या एक पैराग्राफ पढ़ा, 5 लाइन पढ़ी है या 10 लाइन पढ़ी है या एक पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, उसमें से कम से कम 5 में से कम 5 क्वेश्चन जैसे भी बना सकते हैं, कुछ भी करके बनाए, उल्टा सीधा तिरछा, 5 लाइन में से 5 क्वेश्चन बनाए, 10 लाइन पढ़ी है 10 क्वेश्चन बनाए, एक पैराग्राफ पढ़ा है कम से कम 20 क्वेश्चन, उसमें से कुछ भी करें, उल्टा करें, सीधा करें, जितना भी माइंड घुमा सकते हैं। अगर ये काम आप लोगों ने एक बार कर लिया ना, गारंटी से चैलेंज कर सकता हूं कि जीवन में कभी भी टेट का एग्जाम अगर आंख बंद करके भी देंगे ना, तो उस किताब का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। चैलेंज है मेरा इस बात को लेकर। और यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानीय और विषयगत मानचित्र, तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कहा है, स्थानीय और विषयगत मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानचित्र जमीन या समुद्र के नीचे के क्षेत्र रेखा चित्र के माध्यम से वर्णन किया जाता है, और इसके स्थानों के सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष दूरी, स्थानों के प्रतीक और पैमाने की समझ की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का पूरा नाम क्या है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो इसका मुझे आज तक पता नहीं चला। जाते जाते थोड़ा सा हलवा दे देता हूं, थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते हलवा मैं आपको यहां देकर जा रहा हूं, बहुत ही हलवे वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए OHP का पूरा नाम, और संचालक कलम, संचालक परियोजना, ऊपरी सूचक या OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो बिल्कुल सही बात है। क्या बात है 88 का A B C तीनों ही आ गए, क्या बात, बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों का आता हुआ। जल्दी से दीजिए आंसर इसका, और आई एम वेटिंग। बहुत ही बढ़िया, ए। चलो, जब सब ए कह रहे हैं तो मैं भी ए ही कर देता हूं, नहीं जा रहा कहीं भी। OHP का पूरा नाम ओवरहेड प्रोजेक्टर, बिल्कुल। और ये जो है, जो बोलने वाला वक्ता होता है उसके ऊपर चित्र बनाता है,
इसका ओवरहेड प्रोजेक्टर इसीलिए नाम पड़ा, ये एक और पॉइंट बता रहा हूं, OHP जो नाम पड़ा है इसका वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके सर के ऊपर चित्र बनाता है, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। कोई पूछ ले आपसे OHP जो है इसका नाम OHP क्यों पड़ा, तो OHP इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है, जो वक्ता होता है उसके सर के ऊपर चित्र बनाता है ये, इसलिए इसको OHP बोला जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी कि सर के ऊपर चलने वाला प्रोजेक्टर। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, बताइए ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतांक से संबंधित तर्क वितर्क करता है और तार्किक संबंध स्थापित करता है। तार्किक संबंध स्थापित करता है, स्पष्टीकरण है, अभिव्यक्ति है, अवलोकन है या चर्चा है, बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी से। यहां भी कंफ्यूज पैदा होगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज पैदा होगा, 100% कंफ्यूज पैदा होगा, देखते रहिए इसको, क्वेश्चन में कंफ्यूज पैदा होगा। मैं 100% आप लोगों को बोल रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे इसका। अजीत जी ने कहा ये होगा, बहुत ही जल्दी से, स्पष्टीकरण, अभिव्यक्ति, अवलोकन, चर्चा, क्या होगा इसका आंसर पता नहीं अभी तो। शैलेंद्र जी ने कहा डी होगा 100% और सत्यम जी ने कहा बी होगा 100%। मैं बता रहा हूं कंफ्यूज पैदा करेगा, ये कंफ्यूज पैदा करेगा, ये कंफ्यूज पैदा करेगा। कर दिया ना कंफ्यूज, यही होता है, यही कंफ्यूज पैदा कर रहा है आप सबको। ये तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, ईवीएस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित तर्क वितर्क करता है और तार्किक संबंध स्थापित करता है। ये समझिए, तार्किक संबंध, और तार्किक संबंध कब निकल कर आता है, जब हम तर्क वितर्क करते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है, जब हम तर्क वितर्क करते हैं और तर्क वितर्क करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, उसका रिजल्ट निकल कर सामने आता है, स्पष्टीकरण होता है, उसका क्लियर होता है कि ये इसका राइट होगा। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, और इसमें जब हमारी दोनों की आपस में बातें होती हैं, हमारी बातचीत होती है, उसके बाद में जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको स्पष्टीकरण कहा जाता है, यानी कि ये अभी स्पष्ट हो चुका है, ये इसका, यानी कि इसका फाइनल ये रिजल्ट आया है, इसको स्पष्टीकरण कहा जाता है, और स्पष्टीकरण ऑप्शन नंबर ए में है। ये जो है तार्किक संबंध पूछा गया है, इसको ध्यान नहीं देते हम यहां तर्क वितर्क पर रह जाते हैं, तर्क वितर्क पर फंसे रह जाते हैं, हम यहां से आधे क्वेश्चन में इधर रह जाते हैं, हम इसको नहीं देख पाते हैं। बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं जब भी लेकर आता हूं, इस क्वेश्चन में हमेशा यही हाल होता है, इसमें यही हाल होता है। तर्क वितर्क का मतलब होता है चर्चा परिचर्चा। तर्क वितर्क का मतलब नहीं पूछा यहां पर राजकुमार जी, तर्क वितर्क का मतलब नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन में, यहां पर पूछा जा रहा है तार्किक संबंध स्थापित करना। जो तार्किक संबंध है, तर्क वितर्क के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको पूछा गया है। हम वहीं फंस जाते हैं कि तर्क वितर्क का मतलब होता है चर्चा परिचर्चा, हम यहीं फंस जाते हैं बस इस क्वेश्चन में। इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है, जितना छोटा उतना ही खोटा है, यही देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो स्पष्टीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। रिजल्ट पूछा गया है यहां पर स्पष्टीकरण यानी कि रिजल्ट में पूछा गया, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित भविष्यवाणी परिकल्पना और अर्थान्वयन करता है। विश्लेषण करना, स्पष्टीकरण करना, वर्गीकरण करना या प्रयोग करना, बताइए जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, हाँ समीम जी, फाइनल डिसीजन जो होता है। कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं, बस देखो मेरी क्लास में बस यही शब्द मत बोला करो, यही शब्द मत बोला करो। यहां एंजॉय के साथ में पढ़े, टेंशन फ्री होकर पढ़े, माइंड फ्री होकर पढ़ें, टेंशन माइंड से बिल्कुल निकाल कर रखें। और गलत हो रहा होने दो, एक बार, दो बार, चार बार, कब तक गलत होगा, हमें सही करना है और हम तब तक करते रहेंगे गलतियों से ही सीखा जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर यहां पर। और जल्दी से इसका राइट आंसर, ईवीएस के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित भविष्यवाणी परिकल्पना अर्थान्वयन करता है। और यहां इसका भी राइट आंसर आपका आ रहा है, और अभी तक निकल कर आया है यहां पर ए, बी, सी।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों का आता हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ईवीएस के आकलन के लिए भविष्यवाणी करना, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना, ये ईवीएस आकलन के लिए विश्लेषणकारी सूचकांक से ताल्लुक रखता है। ये सब चीजें जब हम विश्लेषण करते हैं तभी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तभी परिकल्पना कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर इसका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो बहुत बेस्ट आंसर है आपका, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर। और उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए और नहीं आए हैं पसंद तो कोई बात नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये क्लास रात 9 बजे डेली चलती है और ये क्लास इस तरीके की है। और मैं एक ही चीज आपको और बताऊंगा कि अब देखो, अब समय आपके पास नहीं है, थ्योरी पढ़ने का समय नहीं बचा है इस वक्त में, और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि मैं ईवीएस और साइंस ही पढ़ाता हूं, और ईवीएस कहता है कि रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना है, एनसीएफ कहता है रट्टा नहीं लगाना है, और मैं भी कहता हूं कि रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्लास में चाहे 10 क्वेश्चन हो, लेकिन तरीके से उनको पढ़ना है। ठीक, और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। मुलाकात होगी कल फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।